पार्ट थर्ड है ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। तो इसमें बेसिकली आज हम डील करेंगे चैप्टर थर्ड के साथ में। तो चैप्टर थर्ड डील करता है अटैचमेंट, एडजुडिकेशन और कॉन्फिस्केशन का। तो सेक्शन 5 से 11A तक दिया हुआ है। प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में उनका अटैचमेंट कैसे होगा सेक्शन 5 बताता है। और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ होती है उनका कंपोजिशन पावर सेक्शन 6 बताता है। 7 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ के स्टाफ के बारे में बताया है। 8 में एडजुडिकेशन है। 9 में प्रॉपर्टी वेस्ट कर जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये बताया है 9 में। 10 मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। और 11 में पावर दी गई है रिगार्डिंग सम्मन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया और जो एविडेंसेस है वो। तो 11 है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी, वो बात करता है 11 है। तो सेक्शन 5 को अगर हम बात करें तो ये बेसिकली चैप्टर थर्ड की जो हेडिंग है अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। तो अटैचमेंट सेक्शन 5, एडजुडिकेशन 6 और कॉन्फिस्केशन किस में है 8 में। तो सेक्शन 5 जो है चैप्टर थर्ड का जो सेक्शन 5 है ये कहता है कि अटैचमेंट होगी प्रॉपर्टी की जो भी इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में। तो ये प्रोविजनल अटैचमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन है। ये सेक्शन सिंपली प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। कितने पीरियड के लिए 180 डेज़ के लिए। और ये कौन करेगा, ये डायरेक्टर बताएंगे। डायरेक्टर यहाँ पे क्या है, एम्पावर्ड है। और डायरेक्टर कौन होगा, जो अपॉइंट किए गए हैं इस एक्ट में। और ये कम से कम डिप्टी डायरेक्टर, अदर पर्सन्स भी होंगे बट जो अदर पर्सन्स होंगे वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर होंगे, लेकिन ये अथोराइज होना चाहिए बाय द डायरेक्टर। तो जब भी ये प्रोविजनल अटैचमेंट यहाँ पे हो रही है तो जो डायरेक्टर है या जो अथोराइज्ड पर्सन है या ऑफिशियल जो भी होगा उसको रीज़न टू बिलीव होना चाहिए और वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में 3 इंग्रेडिएंट जो इस सब सेक्शन के वो वहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। इसके साथ में सेकंड शेड्यूल है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो भी यहाँ पे रेलिवेंट है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा जब अटैचमेंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात हो रही है इस प्रोविज़न में कि ये जो ऑर्डर है अटैचमेंट का वो नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट आफ्टर एक रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 CRPC में इन रिलेशन टू द जो ऑफेंसेस है। पैरा 1 है पार्ट ए का, पार्ट बी जो है शेड्यूल में दी गया उसके लिए। ऐसे ही अगर पैरा 2 पार्ट ए जो है शेड्यूल का उसमें एक पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट आएगी तभी काम होगा, वो फाइल की जाएगी। ऑफेंस जो भी यहाँ पे बताए हुए हैं अगर उसमें ये चीज़ें होती हैं तो। अब चलिए पहले इसको देखते हैं। सेक्शन 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग 1 सबसेक्शन 1 वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर अथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। तो माइंड में रखना हम कर रहे हैं अटैचमेंट, यहाँ पे डायरेक्टर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सेक्शन 1 कह रहा है सबसेक्शन 1 जहाँ पे डायरेक्टर या अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर जो कि अथोराइज किया गया बाय द डायरेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पज़ के लिए उसको भी अथोराइज किया गया है किसी अदर पर्सन को भी। तो इनको रीज़न टू बिलीव है, हमें रीज़न टू बिलीव होना चाहिए किस चीज़ का, फॉर सच बिलीव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो भी रीज़न टू बिलीव होगा वो हमारे को राइटिंग में लिखना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल इन हिज पोजेशन, सामने आपके कुछ मटीरियल्स होगा उन्हीं के बेस पे आपको लगेगा क्या कि एनी पर्सन इज़ इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, किसी भी पर्सन के पोजेशन में कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, या फिर एंड सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर लाइकली टू बी कंसील्ड, जो बातें वहाँ बताई थी मनी लॉन्ड्रिंग कब कब होगी, अगर कंसीलमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पोजेशन में है, तो वही बात यहाँ पे बताई है कि सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर लाइकली टू बी कंसील्ड, ट्रांसफर्ड और डेल्ट विद इन एनी मैनर विच मे रिजल्ट इन frustrating any proceeding relating to the confiscation of such proceeds of crime under this chapter। तो भाई उन जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उनका ऐसे या तो कंसीलमेंट किया जाएगा, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, या फिर ऐसा किसी ऐसे मैनर में डील किया जाएगा जिससे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हमारी अफेक्ट हो सकती है, जो कॉन्फिस्केशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अफेक्ट हो सकती है। तो देन वो डायरेक्टर और जो भी अदर ऑफिसर हैं वो ऑर्डर कर देंगे राइटिंग में, प्रोविजनली अटैच कर देंगे सच प्रॉपर्टी को कम से कम कितने टाइम के लिए, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम।
इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सेक्शन 5 में हमने देखा इसके सब सेक्शन 1 में कि किसके कहने पे ये अटैचमेंट की जाएगी। तो ये डायरेक्टर हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन हो सकते हैं, बट वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए। और इनको अथोराइज कौन करेंगे? डायरेक्टर करेंगे। क्या ये ऐसे ही अटैच कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को? तो आंसर इज दैट नो। एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए और वो भी रिटर्न में रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी यहाँ पे अटैच की जाएगी प्रॉपर्टी। फर्दर जो पहला प्रोविज़ो है वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी मेड। ये जो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं अटैचमेंट की, ये नहीं किया जाएगा अनलेस इन रिलेशन टू दी जो स्केड्यूल्ड ऑफेंस है। स्केड्यूल्ड ऑफेंस यानी कि जो स्केड्यूल में बताया गया है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक एक रिपोर्ट फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। अ रिपोर्ट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। तो 173 CRPC में एक रिपोर्ट फॉरवर्ड होनी है मैजिस्ट्रेट को, या फिर एक कंप्लेंट फाइल्ड होनी चाहिए, और अ कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड बाय अ पर्सन जो अथोराइज्ड हो टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस मेंशन इन द दैट शेड्यूल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने, या फिर जो कोर्ट उस कोर्ट के सामने जो यहाँ स्पेशल कोर्ट की भी बात करेंगे जो कोग्निजेंस ले सके फॉर टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस एज द केस में भी। और अ सिमिलर रिपोर्ट और अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और फाइल्ड अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री। करस्पॉन्डिंग लॉ क्या होता है हमने अभी डेफिनेशन क्लोज में देखा था। तो जो जैसे यहाँ मैटर डील हो रहे हैं ऐसे ही वहाँ पे डील हो रहे होंगे पर्टिकुलर, तो करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो वाले एक्ट या लॉ या दूसरी कंट्री में भी है तो उसका करस्पॉन्डिंग लॉ में होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं तभी, अगर रिपोर्ट फाइल हो गई है, कंप्लेंट कर दी गई है मैजिस्ट्रेट के सामने, तब अटैचमेंट का ये जो ऑर्डर है 1 की जो पावर तभी मिलेगी जब ये प्रोविज़ो में जो बातें कही गई है फॉलो होंगी। नेक्स्ट प्रोविज़ो कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन फर्स्ट प्रोविज़ो में जो कुछ भी बात कही गई है, आगे क्या कह रहा है, ये हो गया एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन मे बी अटैच्ड अंडर दिस सेक्शन इफ दी जो डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर not below the rank of deputy director authorized by him for the purpose of this section has reason to believe on the basis of material in his possession that अगर if such property is involved in money laundering is not attached immediately under this chapter, the non-attachment of the property is likely to frustrate any proceeding under this act. फर्स्ट में तो देखो, फर्स्ट प्रोविज़ो में तो भाई ये बता दिया कि जो अटैचमेंट तभी हो पाएगी जब रिपोर्ट कर दी गई है 173 CRPC में मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया गया, तब आप कर पाओगे। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर जो प्रोसीडिंग्स हैं उन वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, देन इन दैट केस ये जो फर्स्ट प्रोविज़ो में बातें कही गई है इन्हें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये भी ऐसे नहीं होना, ये जब ये डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर है उनको रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, और वो रीज़न टू बिलीव अगेन राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और किस बेस पे हो रहा है, जो भी मटेरियल उनके सामने है, पोजीशन में है, उसको देख के ऐसा लग रहा है, ठीक है, यानी कि सीरियस नेचर का है, तो उसमें ये वाला जो एक्सेप्शन है ये फॉलो नहीं होगा। जो फर्स्ट प्रोसीजर उसका वो फॉलो नहीं होगा। लेकिन अब एक और बात कहते हैं, नेक्स्ट प्रोविज़ो है, थर्ड प्रोविज़ो इसका सबसेक्शन 1 का, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पज़ ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 180 डेज। हमने बोला अब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करी कि 180 दिन में प्रॉपर्टी को कितने टाइम के लिए अटैच कर सकते हैं, 180 डेज़ के लिए कर सकते हैं। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अब ये फर्दर इसका जो लास्ट प्रोविज़ो है बात करता है, provided also that for the purpose of computing the period of 180 days, the period during which जो proceedings हैं under this section is stayed by the high court। अगर हाई कोर्ट में proceedings थी और वो स्टे लग रहा था उन पे, तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, shall be excluded, and a further period not exceeding 30 days from the date of order of vacation of such stay order shall be counted। और प्लस में 30 डेज़ भी मिलेंगे। वो टाइम पीरियड तो एक्सक्लूड कर देंगे, और बाकी जो ऑर्डर था वो जब तक वैकेट होता है, जब से वैकेट होता है ऑर्डर, जो स्टे ऑर्डर होता है वो
तब से फिर वो शैल बी काउंटेड, उस 30 डेज़ के बाद तब वो काउंट किया जाएगा। तो यहाँ, अरे हाँ, तो यहाँ पे जो 30 डेज़ का टाइम पीरियड है ये भी याद रखना होगा हमारे को। फर्दर जो सेक्शन 2 कहता है कि जो डायरेक्टर है या अदर ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर शैल इमीडिएटली आफ्टर अटैचमेंट अंडर सबसेक्शन 1 फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर along with the material in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope। तो जो डायरेक्टर है या जो भी पर्सन है वो इमीडिएटली जैसे अटैचमेंट की 1 के अंदर में, तो जो उसकी कॉपी है ऑर्डर की वो और साथ में जो भी मटेरियल उनके पोजेशन में था उसको दोनों को फॉरवर्ड कर देंगे कहाँ पे, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनके पास में। कैसे फॉरवर्ड करेंगे, एक सील्ड एनवलप में करेंगे। मैनर क्या रहेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कीप सच ऑर्डर एंड मटेरियल फॉर सेड पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जितना टाइम पीरियड बताया है उतना, या फिर जो ये ऑर्डर है उस ऑर्डर को और जो मटेरियल है उसको उतने टाइम पीरियड के लिए वो रखेंगे, शैल कीप। ठीक है, बात आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है। तो सेक्शन 2 में जब हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो 2A कह रहा है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब है जो सेक्शन 6 में है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताया हुआ है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में। आगे थर्ड क्लोज कहती है एवरी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन दैट सबसेक्शन और ऑन द डेट ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8 विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे क्या बता दिया, जो भी अटैचमेंट का ऑर्डर कर दिया सबसेक्शन 1 में हमने अटैचमेंट कर दी, अब उसका सीजिंग इफेक्ट बताया कि वो इफेक्ट में नहीं आएगा कब से। अब जो टाइम पीरियड हमने बताया था वो ये जो 180 डेज़ का बताया था, या फिर ऑन द डेट ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन, या फिर जो सेक्शन 8 के 3 में बताया हुआ है, इनमें से जो भी पहले पास होगा विच एवर इज अर्लियर, तो तब उसके बाद ये सीज कर जाएगा। अब सबसेक्शन 4 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एन्जॉयमेंट ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी जो अटैच्ड की गई है सबसेक्शन 1 में फ्रॉम सच एन्जॉयमेंट। तो अगर अटैच भी हो जाती है पर कोई और पर्सन है, फॉर एग्जांपल टेनेंट है, कोई रेंटेड प्रीमाइस में रह रहा, वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, तो वो पर्सन एन्जॉय करता रहेगा उस प्रॉपर्टी को। एक्सप्लेनेशन फर्दर कहती है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन पर्सन इंटरेस्टेड किसे कहेंगे, इन रिलेशन टू एन इमोल प्रॉपर्टी इंक्लूड करेगी। ये पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब वो पर्सन होंगे जो क्लेम कर रहे हैं या फिर वो एंटाइटल टू क्लेम है कोई भी इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। अब 5 क्लोज बात करती है जो डायरेक्टर है या अदर ऑफिसर है हु प्रोविजनली अटैच करता है एनी प्रॉपर्टी को अंडर सबसेक्शन 1 में शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द अटैचमेंट फाइल कर सकता है कंप्लेंट स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ सच अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे 30 डेज़ का टाइम पीरियड मिला है डायरेक्टर को और अदर ऑफिसर को जिन्होंने प्रोविजनली अटैच किया है प्रॉपर्टी को सेक्शन 5 में। तो 30 डेज़ का टाइम है कि उनको एक कंप्लेंट फाइल करनी होगी अटैचमेंट के रिगार्डिंग बिफोर दिस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब बात आती है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी, क्या इनका कंपोजिशन होगा, पावर होगा। तो सेक्शन 6 बताता है। तो सेक्शन 6 कहता है कि जो फर्स्ट क्लोज कहती है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी कन्फर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से अपॉइंट करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और इनका काम क्या होगा, ये एक्सरसाइज करेंगी जो जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी जो इस एक्ट में बताई गई है, कन्फर की गई है। अब इसमें होंगे कौन, क्लोज 2 कहती है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ एक चेयरपर्सन होंगे एंड 2 अदर मेंबर्स होंगे उसमें। प्रोविजो फर्दर कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वन मेंबर ईच शैल बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ LAFA लॉ एडमिनिस्ट्रेशन फिनेंस अकाउंटेंसी। तो जो एक मेंबर होगा उनको इस फील्ड में
एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फिनांस एंड अकाउंटेंसी। थर्ड कहता है कि ए पर्सन शेल हाउएवर नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफ अथॉरिटी in the field of law unless he is qualified for appointment as district judge or has been a member of Indian legal service and has held a post in grade 1 of that service, or in the field of finance, accountancy, administration unless he possesses such qualifications as may be prescribed। तो थर्ड में क्वालिफिकेशन की बात कर दी। तो इन द फील्ड ऑफ लॉ में है तो डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के तौर पर क्वालिफाई होने चाहिए, या वो मेंबर होने चाहिए ILS के यानी इंडियन लीगल सर्विस के, या उन्होंने उस सर्विस में ग्रेड 1 की पोस्ट को होल्ड किया हो, या फिर वो फिनांस, अकाउंटेंसी इस वाली फील्ड में होने चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन में। बाकी अदर क्वालिफिकेशन कुछ है तो प्रोस्क्राइब हो जाएगी यहाँ पर। तो ये पर्सन की क्वालिफिकेशन यहाँ बता दी गई है। बात आती है सेक्शन 4 कहता है, सब सेक्शन 4 इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अ मेंबर टू बी द चेयरपर्सन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो चेयरपर्सन होंगे और 2 अदर मेंबर होंगे, 2 अदर मेंबर के बारे में क्वालिफिकेशन हमने देख ली है, सब सेक्शन 3 में बताया है। चेयरपर्सन, अब इनको अपॉइंट कौन कर रहे हैं यहाँ याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे अपॉइंट। बाकी अब जो सेक्शन इसका सब सेक्शन 5 है वो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, जो जुडिक्शन होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, उसको बेंचेस के द्वारा एक्सरसाइज किया जा सकता है। और जो बेंच है 5th का बी कहता है अ बेंच में बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद 1 or 2 members एज द चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डीम फिट। तो बेंच में चेयरपर्सन होंगे, किसके साथ में 1 या 2 मेंबर होंगे जो चेयरपर्सन को ठीक लगे हो। सी क्लोज में कहता है द बेंचेस ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल ऑर्डिनरी सिट एट, प्लेस कहाँ होगा, बेंचेस जो हैं उनका प्लेस होगा न्यू दिल्ली में, या फिर अदर प्लेसेस में भी हो सकता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करके बाय नोटिफिकेशन बता सकती है। और कंसल्टेशन किसके साथ में, चेयरपर्सन के साथ में। तो यहाँ से ये पता चलता है। इसके अलावा अब किन एरियाज़ पे जो बेंच है ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाली अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज करेगी, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बता सकती है। तो ये डी क्लोज में बता दिया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है द एरियाज इन रिलेशन टू विच ईच बेंच ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एक्सरसाइज जुडिक्शन। बात करें चेयरपर्सन क्या ट्रांसफ़र कर सकता है एक मेंबर को एक बेंच से दूसरे बेंच में, तो सब सेक्शन 6 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन 5 द चेयरपर्सन कैन ट्रांसफर अ मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच। तो 7 कहता है इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग ऑफ एनी केस और मैटर इट अपीयर्स टू द चेयर person or a member that the case or matter is of such a nature that it ought to be heard by bench consisting of 2 members, the case or matter may be transferred by the chairperson or as the case may be referred to him for transfer to such bench as chairperson may deem fit। अब अगर चेयरपर्सन जो है उनको लगता है, मेंबर है जो भी, उनको लगता है कि केस मैटर ऐसा है कि इसको एक बेंच के द्वारा हर्ड किया जाना चाहिए और बेंच में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, तो ये उस बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मैटर। बात करें इनका टेन्योर कितना रहेगा चेयरपर्सन का और जो मेंबर हमने बताए, तो 5 ईयर का इनका टर्म रहेगा। तो 8 में बताया हुआ टेन्योर, द चेयरपर्सन एंड द एवरी मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर अ टर्म ऑफ 5 years from the date on which he enters upon his office, provided that no chairperson or other member shall hold office as such after he has attained age of 65 years। तो 5 साल तक होगा या फिर 65 years तक ही करेंगे। ये पहले 62 था बट 2009 की अमेंडमेंट से इसको 65 कर दिया गया है एज को। बात करें सैलरी अलाउंसेस क्या मिलेगी, या जो भी टर्म कंडीशंस उनकी सर्विसेज की होंगी वो प्रेस्क्राइब कर दी जाएंगी। लेकिन प्रोविजो कहता है कि दैट नीदर द सैलरी और एंड अलाउंसेस नोर द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर शैल बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। जैसे उनकी अपॉइंटमेंट कर दिया है और आपको कुछ चेंज करना है उनकी सैलरी में, अलाउंसेस में या अदर टर्म कंडीशन में,
तो वो वेरी तो आप कर सकते हैं, बट उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, टेम्परेरी एब्सेंस हो जाता है, कोई भी वैकेंसी हो जाती है, पोस्ट खाली हो जाती है चेयरपर्सन की और अदर मेंबर की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। तो ये सब सेक्शन 10 कहता है। इसमें टोटल 15 क्लोजेज हैं। सेक्शन 6 में टोटल 15 क्लोजेज है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अभी एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको ध्यान से सुने। तो सबसेक्शन 10 कहता है इफ़ फॉर रीजंस अदर देन टेम्परेरी एब्सेंस, इसको ध्यान रखना, टेम्परेरी एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की, वैकेंसी यानी पोस्ट का खाली होना, टेम्परेरी मतलब वो अवेलेबल नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में होता है। तो ऐसे ही अगर कोई रीजंस है और कोई वैकेंसी आ जाती है चेयरपर्सन की अदर मेंबर की, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अनदर पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो उसको ध्यान रखना, टेम्परेरी एब्सेंस नहीं आएगा, अदर देन है, with the provision of this act to fill the vacancy, and the proceedings may be continued before the adjudicating authority from the stage at which the vacancy is filed। तो बट उसी स्टेज से आपकी प्रोसीडिंग चलेगी, कंटिन्यू रहेगी। 11 बात करता है द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर मे बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन हिज ऑफिस provided that the chairperson or any other member shall, unless he is permitted by the central government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice, or until a person duly appointed as his successor enters upon his office, or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest। अगर रिज़ाइन करना है तो नोटिस से वो कर सकते हैं, और नोटिस एड्रेस किसको किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि अपॉइंट भी उन्होंने ही किया था। तो प्रोवाइडेड प्रोविजन में ये कह दिया कि जो चेयरपर्सन अदर मेंबर है वो तब तक ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे, ये जो नोटिस मिला है उसके 3 महीने, मतलब 3 महीना का टाइम मिल गया फर्दर नोटिस देने के, 3 महीने तक भी वो एक्सपायर कर जाएंगे तब, या फिर कोई जो सक्सेसर है वो अपॉइंट नहीं हो जाते, तो ये टाइम पीरियड यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो कितना, 3 मंथ तक भी नोटिस देने के 3 मंथ एक्सपायर होने चाहिए जो नोटिस मिला है तब से। अब बात करें रिमूवल की, तो इनको रिमूव किया जा सकता है क्या, तो क्लोज 4 कहती है, सबसेक्शन 12 कहता है इसका, 6 का 12, 6 दूनी 12 होता है, तो 6 × 2 = 12। तो 12 कहती है द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग नेसेसरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का यहाँ पे फॉलो किया जाएगा रूल, तो अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही रिमूव किया जाएगा चेयरपर्सन को और अदर मेंबर को। हमने बात की थी अभी वैकेंसी की, 10 के अंदर में भाई वैकेंसी हो जाती है तो अदर पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है, बट अगर ये वैकेंसी हो रही है डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से या अदरवाइज हो रही है, तो 13 सबसेक्शन कहता है, सबसेक्शन 13 कहता है इन द इवेंट ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंटिल, जब तक कोई नया चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू फिल सच वैकेंसी, तब तक ये एक्ट करेंगे, कौन, सीनियर मोस्ट मेंबर। बट 14 कहता है कि जब चेयरपर्सन है या फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो अनेबल है टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ओइंग टू एब्सेंस, इलनेस और अदर कोज की वजह से, तब भी जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं शैल डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस को, जो चेयरपर्सन के फंक्शंस हैं उनको, ठीक है, अंटिल द डेट ऑन विच द चेयरपर्सन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिज्यूम करे अपनी ड्यूटीज़ को। लास्ट सबसेक्शन 15 इसका कहता है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द CPC। CPC में जो भी प्रोसीजर है उससे बाउंड नहीं होगी, बट
शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा। सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, अपने प्रोसीजर को खुद भी रेगुलेट कर सकती है। तो सेक्शन 6 हमने कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली इसको ब्रीफ में बता देती हूँ। तो ये सेक्शन प्रोवाइड करता है उन मैटर्स जो मैटर्स कनेक्टेड है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ में इस एक्ट में, और डील करता है उनकी क्वालिफिकेशन बताता है, जो भी पर्सन अपॉइंट होने उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, चेयरपर्सन होगा एक, 2 अदर पर्सन होंगे, ये सेक्शन ये बताता है। और उनका जो जुडिक्शन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का वो एक्सरसाइजेबल है किसके द्वारा, ऑल्सो बाय बेंचेस, जो बेंचेस हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की उनके द्वारा। और बात करें प्लेस की तो ये न्यू दिल्ली में सिट करेगा, अदर प्लेसेस पे भी कर सकता है जो नोटिफाइड किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जुडिक्शन जो रहेगा इन बेंच का वो नोटिफाइड कर दिया जाएगा एट एनी स्टेज ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस। अब बात करें जो भी मेंबर कर रहा है एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसमें कौन कौन होगा, चेयरपर्सन एक इंक्लूडिंग अ चेयरमैन। तो क्या ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मैटर को दूसरे बेंच को? हाँ कर सकते हैं। और उस बेंच में चेयरपर्सन भी होंगे जैसे। तो ये सेक्शन और बताता है कि अगर टेम्प्रेरी एब्सेंस हो जाती है, वैकेंसी हो जाती है चेयरपर्सन की अदर मेंबर की, तो क्या कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर वैकेंसी है तब भी कोई अगर केस पेंडिंग पड़ा है तो वो उसी स्टेज से वो चलेगा। नेक्स्ट अगर कोई आ गया है तो दैट पर्टिकुलर केस शैल प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज एट विच द वैकेंसी इज फाइल्ड। बात करें रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन की या एनी मेंबर की, तो दैट शैल बी मेड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? बाय मीन्स ऑफ एन ऑर्डर आफ्टर गिविंग नेसेसरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी। अगर वैकेंसी अराइज हो जाती है इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, कैसे? बाय डेथ से, इलनेस से या किसी भी तरीके से, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे दे विल discharge the functions of the chairperson until the office of the chairperson is filled by the new incumbent or the chairperson resume continues his duties। तो जो adjudicating authority है in adjudicating complaint before it not bound by the procedure जो लेट डाउन किए गए हैं CPC में, बट वो गाइडेड होंगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट इज़ एम्पावर्ड टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर। तो ये कहाँ बताया हुआ है? इसकी लास्ट वाली क्लोज दैट इज सबसेक्शन 15 में। तो ये कंप्लीट होता है 6। 7 में स्टाफ बताया हुआ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनको ऑफिसर देना, एम्प्लॉयज देना, जो भी गवर्नमेंट को ठीक लगे। और इन पे ये जो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे तो इन पे जो जनरल सुपरिटेंडेंस की पावर रहेगी वो किनकी रहेगी? चेयरपर्सन की रहेगी। जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना उनके चेयरपर्सन की। सैलरी अलाउंसेस कहाँ से मिलेगी? जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो 7 में स्टाफ है। 8 में बात करते हैं एडजुडिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर्टिकुलरली प्रोसेस की बात हो रखी है। अब सेक्शन 8 को डील करते हैं, एडजुडिकेशन। अब फर्दर सेक्शन 8 में एडजुडिकेशन है। सब सेक्शन 1 कहता है जैसे ही कंप्लेंट मिलती है, चाहे वो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 5 में है या सेक्शन 17 का सब सेक्शन 4 में है, सेक्शन 18 के सब सेक्शन 10 में, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रीज़न टू बिलीव होता है उस कंप्लेंट पे कि किसी पर्सन ने जो ऑफेंसेस है सेक्शन 3 यानी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस कमिट किया है या फिर वो पोजेशन में है प्रोसीड ऑफ क्राइम के, तो देन वो एक नोटिस सर्व करेंगे। नोटिस कम से कम 30 दिन का टाइम होगा उसमें। ही मे सर्व अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 days का ऑन सच पर्सन कॉलिंग अपॉन हिम टू इंडिकेट द सोर्सेज ऑफ हिज इनकम, अर्निंग और एसेट्स आउट ऑफ विच और बाय मीन्स ऑफ विच ही हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सबसेक्शन 5 का 1 और सीज या फ्रोजन की गई है अंडर सेक्शन 17 में या 18 में। The evidence on which he relies and other relevant information and particulars and to show cause why all or any such properties should not be declared to be the properties involved in money laundering and confiscated by the central government। तो बेसिकली सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 ये कहता है जैसे ही कंप्लेंट मिलती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को या रीज़न टू बिलीव होता है कि किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन 3 वाला या फिर वो पोजीशन में है प्रोसीड ऑफ क्राइम के, तो नोटिस सर्व करेंगे जिसमें 30 दिन का एटलीस्ट टाइम होगा
और उस पर्सन को ये जवाब देना होगा, उसको इंडिकेट करना होगा कि उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, अर्निंग का, एसेट्स का क्या है, और या अगर उसने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है जो अटैच हो गई थी ये वाली प्रॉपर्टी 17-18 में, ठीक है। तो एविडेंस या फिर एविडेंस जिस पे वो रिलाई करता है, या रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस जो भी रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के हैं, और साथ में शो कोस करे कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाए कि भाई वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कॉन्फिस्केट किया है। तो शो कोस नोटिस देना होगा। शो कोस नोटिस आएगा तो उसको रीज़न और ये सब चीज़ें बतानी होगी। लेकिन जो ये प्रोविजो है इसका फर्स्ट, वो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन स्पेसिफाई एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, तो अ कॉपी ऑफ सच नोटिस शैल ऑल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। बट जो प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो उसने किसी दूसरे के बिहाफ में उसको हेल्ड किया हुआ है, तो फिर उस पर्सन को भी नोटिस जाएगा। फर्दर कहता है इसका प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड जॉइंटली बाय मोर देन वन पर्सन सच नोटिस शैल बी सर्व टू ऑल पर्सन होल्डिंग सच प्रॉपर्टी। अगर ये जॉइंटली हो रही है तो फिर सभी पर्सन्स को नोटिस जाएगा। प्रॉपर्टी अगर जॉइंट है तो सभी पर्सन्स को नोटिस सर्व होगा। अब सेकंड में बताया हुआ है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी। तो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई इफ एनी टू द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 हियरिंग द अग्रीव्ड पर्सन एंड डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर अथोराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ एंड टेकिंग इनटू अकाउंट all relevant materials placed on record before him by an order, record a finding whether all or any of the properties referred to in the notice issued under subsection 1 are involved in money laundering। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के बाद में जो रिप्लाई आ रहे हैं और जो एग्रीव्ड पर्सन है उनको सुनने के बाद में, या जो डायरेक्टर हैं या अदर ऑफिसर जो भी है उनको सुनने के बाद में, और जितने भी मटेरियल्स रेलिवेंट मटेरियल्स हैं उनको देखने के बाद में ऑर्डर कर देंगे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है। बाकी प्रोविजो फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय पर्सन अदर देन अ पर्सन टू whom the notice had been issued, such person shall also be given an opportunity of being heard to prove that property is not involved in money laundering। तो फर्दर प्रोविजो कहता है कि अगर जो प्रॉपर्टी क्लेम की जा रही है किसी पर्सन के द्वारा, लेकिन ये वो पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको नोटिस इशू हुआ है, तो वो जो अदर पर्सन है उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको भी सुना जाएगा ये प्रूव करने के लिए भी जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड कहता है सबसेक्शन, जब कोई व्हेन वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड्स अंडर सबसेक्शन 2 that any property is involved in money laundering, he shall by an order in writing confirm करेंगे the attachment of the property को made under subsection 1 of section 5 or retention of property or record seized or frozen under section 17 or 18 and record a finding to that effect, whereupon such attachment or retention or freezing of the seized or frozen property or record shall continue during investigation for a period not exceeding 365 days. The pendency of the proceeding relating to an offence under this act before a court or under the corresponding law of any country before the competent court of criminal jurisdiction outside India as the case may be, and become final after an order of confiscation is passed under section 58B का subsection 578 और 2A ऑफ सेक्शन 60 का बाय द स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पे इसकी पर्टिकुलरली 3 में ये बताया हुआ है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो डिसाइड कर रही है अंडर सबसेक्शन 2 में, उनको लगता है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो ऑर्डर करेंगी, वो राइटिंग में कंफर्म करेंगी इसकी अटैचमेंट 5 के 1 में हमने देखी थी, या फिर इसका रिटेंशन करना प्रॉपर्टी का, या सीज की गई है, रिकॉर्ड सीज्ड है, फ्रोजन है 17-18 में, रिकॉर्ड करेंगी फिर फाइंडिंग उसी के हिसाब से। अब ये जो
अटैचमेंट रिटेंशन है या फ्रीजिंग है या सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी का, और जो रिकॉर्ड है वो कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके 365 डेज तक रहेगा। या फिर अगर ऑर्डर पास कर दिया गया है सेक्शन 58 में, 58 के बी में, या फिर सेक्शन 8 के सब सेक्शन 5 में और 7 में, या सेक्शन 60 के 2A में स्पेशल कोर्ट ने वो ऑर्डर फाइनल बन गया है, तो ये मतलब ये रिकॉर्ड फाइनल बन जाएगा। फिर ऊपर में तो टाइम बता दिया 365 डेज, बट यहाँ बता दें कि ये फाइनल बन जाएगा अगर ये सेक्शन के अंदर में ऑर्डर किया गया है स्पेशल कोर्ट के द्वारा। एक्सप्लेनेशन फर्दर कहती है कि फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 365 डेज, जो ये हम बात कर रहे हैं अंडर क्लोज ए में, तो द पीरियड ड्यूरिंग विच द इन्वेस्टिगेशन अगर स्टे की गई है कोर्ट के द्वारा वो एक्सक्लूड करेंगे। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी। फर्दर 4 कहता है सेक्शन 8 का 4, वेयर द प्रोविजनल जो ऑर्डर है अटैचमेंट का अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 5 में हमने प्रोविजनल अटैचमेंट देखी थी, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 में वो कन्फर्म कर दिया जाता है 3 के अंदर में यहाँ पे। तो जो डायरेक्टर है या अदर ऑफिसर अथोराइज्ड बाय हिम है इन दिस बिहाफ शैल फोर्थविथ टेक द पोजेशन, तो वहाँ पे भी पोजेशन ले लेंगे प्रॉपर्टी का जो अटैच की गई थी सेक्शन 5 में या फिर 17(1)(a) में फ्रोज़न की गई है, फ्रीज की गई है। बट अगर पोजेशन लेना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो जो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर है उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे मानो पोजेशन ले लिया गया हो। तो इसका ये प्रोविजन ये बात बताता है। तो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 स्टेट where the provisional order of attachment made under subsection 1 of the section 5 has been confirmed under subsection 3, the director or any other officer authorized by him in this behalf shall forthwith take the possession of the property attached under section 5 frozen under subsection 1A of 17 in such manner as may be prescribed, provided that if it is not practicable to take the possession of property frozen under subsection 1A of section 17, the order of confiscation shall have the same effect as if the property had been taken possession of. नेक्स्ट 5 कहता है वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट द स्पेशल कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बीन कमिटेड, इट शैल ऑर्डर दैट सच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड in the money laundering or which has been used for the commission of the offence of money laundering shall stand confiscated to the central government। तो कॉन्फिस्केशन अगर हो गई है, ट्रायल कंक्लूड हुआ इस एक्ट में और स्पेशल कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में लिप्त पाई जाती है, ये ऑफेंस हुआ है यहाँ पे, तो जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी उसमें या यूज़ की गई थी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाती है, तो मानी जाएगी वो कॉन्फिस्केट हो गई है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 6 कहता है वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल अंडर दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ नॉट टेकन प्लेस और द प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग, इट शैल ऑर्डर रिलीज। इसका सबसेक्शन 6 में रिलीज हो गया है, 5 में कॉन्फिस्केट हो गया प्रॉपर्टी और रिलीज़ हो जाएगी, उस पर्सन को मिल जाएगी जो एंटाइटल है उसको रिसीव करने का। फिर सबसेक्शन 7 कहता है वेयर द ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द अक्यूज्ड और द अक्यूज्ड बीइंग डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और फॉर एनी अदर रीजन और हैविंग कमेंस्ड बट कुड नॉट बी कंक्लूडेड। तो फिर जो स्पेशल कोर्ट है शैल ऑन द एप्लीकेशन मूव्ड बाय द डायरेक्टर या पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन अ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड, कहाँ पे सेक्शन 8 का 3 में, तो फिर ये अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देंगे रिगार्डिंग कॉन्फिस्केशन और रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी एज द केस मे बी इन्वॉल्व इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आफ्टर हैविंग रिगार्ड टू द मटेरियल बिफोर इट। तो 7 में सिंपली बताया अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पाता है या तो अक्यूज की डेथ हो गई है या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको डिक्लेयर कर दिया है या अदर रीज़न की वजह से, मतलब ट्रायल कमेंस हो गया था बट कंक्लूड नहीं हो पाया, तो स्पेशल कोर्ट किसकी एप्लीकेशन पे, डायरेक्टर की या फिर जो पर्सन क्लेम कर रहा है एंटाइटल्ड है उसके पोजेशन के लिए प्रॉपर्टी का, तो अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो स्पेशल कोर्ट है वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा, शैल वर्ड यूज़ है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। 8 बात करता है वेयर प्रॉपर्टी स्टैंड
कॉन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये हमने देखा था सबसेक्शन 5 में। तो स्पेशल कोर्ट के द्वारा अगर इसमें ये ऑर्डर हो गया कि भाई कॉन्फिस्केट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब मे ऑल्सो डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्टोर सच कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी और पार्ट देयर ऑफ अ क्लेमेंट विद लेजिटिमेट इंटरेस्ट। तो यहाँ पर रिलीज़ करने का पावर है। तो यहाँ मे वर्ड है, मे ऑल्सो डायरेक्ट कर सकती है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, कह सकती है कि आप रिलीज़ करें, रिस्टोर कराएं उस प्रॉपर्टी को, जो भी क्लेमेंट है जिसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। तो हु मे हैव सफर्ड अ क्वांटिफिएबल लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो प्रोवाइडेड दैट द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट कंसिडर सच क्लेम अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द क्लेमेंट हैज़ एक्टेड इन good faith and has suffered the loss despite having taken all reasonable precautions and is not involved in the offense of money laundering. Provided further that जो स्पेशल कोर्ट है वो कंसिडर करती है कि जो क्लेम है क्लेमेंट की किस पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जो भी अगर क्लेम है उस क्लेमेंट की तो उसको कंसिडर कर सकती है। तो ये हो गया इसका सब क्लोज 8। तो फाइनली सेक्शन 8 कंप्लीट होता है। तो अब इसको ब्रीफ में बताती हूँ। ये सेक्शन जो 8 है वो बेसिकली डील करता है जो प्रोसेस, क्या प्रोसेस रहेंगे एडजुडिकेशन के बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस तो ये है कि पहले कंप्लेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 5 में, या तो डायरेक्टर के द्वारा या फिर अथोराइज्ड पर्सन या ऑफिशियल जो है उनके द्वारा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फिर देन क्या देखना होगा, क्वेश्चन ये रहेगा then to look into the question as to whether there is reason to believe that any person has committed an offence under section 3 और या फिर वो इन पोजेशन में है किसके, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के। तो यहाँ पे एक बारी प्रिलिमिनरी चेक देखना होगा एडजुडिकेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद में अगर देयर इज अ सफिशिएंट रीजन एग्जिस्टिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ टू सेंड अ नोटिस नॉट लेस देन 30 days ऑन द पर्सन अगेंस्ट होम द कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड, कॉल अपॉन हिम टू इंडिकेट द सोर्स। उसको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाएगा, उसकी अर्निंग असेट्स जो भी हैं, और बाय मीन्स ऑफ विच ही हैज़ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन अटैच्ड अंडर सेक्शन 5 और सीज्ड अंडर सेक्शन 17-18, एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज एंड टू शो कोज वाई ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हैं शुड नॉट बी declared to the properties involved in the money laundering and therefore be confiscated by the central government. तो in other words हम कह सकते हैं एक proper show cause notice दिया जाएगा, इशू किया जाएगा to the person concerned. अब आगे बताया है इसी सेक्शन में कि जब प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन है तो जो कॉपी होगी नोटिस की वो भी उस पर्सन को दी जाएगी टू बी सेंड टू सच अदर पर्सन। इन केस द प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन जॉइंट नेम्स बाय मोर देन वन पर्सन, the notice shall be sent to all persons holding the properties in their joint names. Where the property is claimed by any other person, notice shall be given to such other person also to prove that the property is not involved in money laundering. Where after following the principle of natural justice, which consists of providing the opportunity of personal hearing also and the perusal of the all relevant papers documents, if the adjudicating authorities comes to the conclusion that जो property है is involved in money laundering, so then it shall order the attachment to the property to be made initially under section 5 or retention of the property or record seized under section 17 or 18. जो ये अटैचमेंट है, रिटेंशन है सीज प्रॉपर्टी का, रिकॉर्ड का, शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द स्केड्यूल्ड ऑफेंस बिफोर अ कोर्ट एंड बिकम फाइनल। कब हो जाएगी? आफ्टर द गिल्ट ऑफ द पर्सन इज प्रूव्ड इन द ट्रायल कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ द सच ट्रायल कोर्ट ऑल्सो बिकम्स फाइनल। इट इज़ नेसेसरी टू नोट दैट जो ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का हैज़ बिकम फाइनल सो एज टू इफेक्चुएट द अटैचमेंट और सीजर। इफ एन अपील और एनी अदर रिट etc. has been filed or challenging the proceedings or the order of trial court, it cannot be said that trial court's order has become final. But अगर कोई रिट है, ठीक है, या अपील है तो फाइनल नहीं कह सकते। Where on conclusion of trial by the trial court a person is acquitted by the court, the attachment of the property or the retention of the seized property or record shall cease to have any effect. बट अगर वो पर्सन एक्विट किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो जो अटैचमेंट है प्रॉपर्टी की और जो रिटेंशन है सीज्ड प्रॉपर्टी का या रिकॉर्ड जो भी है वो सीज कर जाएगा। बट अगर जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिकम्स फाइनल बाय रीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर बिकमिंग फाइनल, तो ऑल द राइट्स एंटाइटलमेंट इन द प्रॉपर्टी शैल वेस्ट एब्सोल्युटली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट।
फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्ब्रेंसेस। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अपॉन कन्विक्शन ऑफ द पर्सन कंसर्न एंड द फाइंडिंग ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पॉजिटिवली एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट द। तो कहाँ तक लिखा था? तो बेसिकली जो अटैचमेंट है वो फाइनल हो जाती है अगर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो फाइनल हो जाता है। तो फिर जो राइट है या एंटाइटलमेंट है प्रॉपर्टी की वो एब्सोल्युटली सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट कर जाएगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अगर पर्सन जो भी कंसर्न पर्सन है उसका कन्विक्शन होता है और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसकी फाइंडिंग्स पॉजिटिवली पाई जाती है एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस की, वही सेक्शन 3 में ऑफेंस हुआ ही है, तो जो प्रॉपर्टी वो वेस्ट कर जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्री ऑफ ऑल encumbrances. So even person who were not enjoying the immovable property during the proceeding will require to vacate the premise so as to enable its vesting with the central government and further proceeding to be taken by it. तो अब सेक्शन 9 बात करेगा फिर वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अब सेक्शन 8 का अगर प्रोसीजर फॉलो हो गया, सब चीज़ें हो गई है, पाया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुई है प्रॉपर्टी, तो वो वेस्ट कर जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। फर्दर सेक्शन 9 क्या बताता है इसमें? ये कहता है कि वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज़ बिन मेड, सब सेक्शन 5 हो गया, 7, 8 या 58 का बी, सेक्शन 60 का 2 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, जो भी राइट्स टाइटल है उस प्रॉपर्टी के वो एब्सोल्युटली वेस्ट कर जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्ब्रेंसेस। बिल्कुल फ्री मिलेगी, मतलब प्रॉपर्टी इंटैक्ट मिलेगी, कोई उस पर इनकम्ब्रेंसेस वगैरह नहीं होंगे, फिर ये माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेशल कोर्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एनी अदर पर्सन, जो इंटरेस्टेड था, जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है इस चैप्टर में या सीज या फ्रोजन हुई है चैप्टर 5 में, इन द ओपिनियन ऑफ दैट जो इनकम्ब्रेंसेस हैं, अगर कोई इनकम्ब्रेंसेस है, लोन वगैरह है उस प्रॉपर्टी पे, लीज होल्ड इंटरेस्ट है, हैज़ बिन क्रिएटेड विद द व्यू टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, तो इट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब जानबूझ के ऐसा इनकम्ब्रेंसेस कर दी गई है या इंटरेस्ट क्रिएट कर दिए गए हैं लीज के, तो डिक्लेयर कर सकती है कौन? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। सच इनकम्ब्रेंसेस और लीज होल्ड इंटरेस्ट है वो वॉइड हो जाएंगे, टू बी वॉइड, एंड देयर अपॉन द अफोरसेड प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्री रहेगी वो फ्रॉम द ऑल सच इनकम्ब्रेंसेस और लीज होल्ड इंटरेस्ट। बाकी इसका फर्दर प्रोवाइज जो कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑपरेट टू डिस्चार्ज एनी पर्सन फ्रॉम एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम्ब्रेंसेस विच मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट सच पर्सन बाय अ सूट फॉर डैमेज। अगर सूट ऑफ फॉर डैमेज डाल के किया जा सकता है, देन अगर कोई पर्सन जो है उसकी लाइबिलिटी बनती है तो उन पर्सनस को यहाँ पे वो डिस्चार्ज नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनकम्ब्रेंसेस, ठीक है, यानी जिन्होंने लोन लिया था और उनको पैसे वापस करने थे, तो ये नहीं है कि भाई यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई उनको, गवर्नमेंट को, अब जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी के बेस पे लोन दिया था तुम्हारे को उसका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, तो प्रोविजन मना करता है कि ये उनको डिस्चार्ज नहीं करेगा उन पर्सनस को। 10 बात करता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड अंडर दिस चैप्टर, तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल देगी ऑफिशियल गजट में, अपॉइंट कर देगी एज मैनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स को, बट इनकी जो रैंक है ना वो जॉइंट सेक्रेटरी है उनसे कम नहीं होनी चाहिए, तो वो परफॉर्म करेंगे टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट करेंगे प्रॉपर्टी का वो कौन करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट एज मैनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट थिंक्स फिट टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो सेकंड कहता है जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड किए गए हैं यहाँ पे अंडर सबसेक्शन 1 में, वो रिसीव करेंगे एंड मैनेज करेंगे प्रॉपर्टी को इन रिलेशन टू विच एन ऑर्डर कहाँ किए गया है, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 5, 6, 7 में है, चाहे 58 का बी में है या उसका 2A है सेक्शन 60 का, तो यहाँ पे ऑर्डर जो हैं तो उनको ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को रिसीव और मैनेज करेंगे। बाकी अदर मेजर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएंगी विद रिगार्ड टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी विच इज़ वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9, तो उनको भी ये देखेंगे। 11 में पावर बता दी है, जो किसकी पावर है रिगार्डिंग समन्स प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रिगार्डिंग, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट हैव द सेम पावर्स, जो सिविल कोर्ट में वेस्ट होती है CPC के अंदर में, वो इनकी पावर होगी किसके रिगार्डिंग?
while trying the suit in respect of following matters. Matter कौन कौन से? discovery and inspection, enforcing the attendance of any person including any officer of banking company or a financial institution or a company, या फिर examining him on oath, compelling the production of record, receiving evidence on affidavit, issuing commissions for examination of witnesses and documents, and any other matter which may be prescribed. तो ये सब पावर्स रहेंगे जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनको, जो एक सिविल कोर्ट में पावर्स वेस्ट करती हैं वो, जैसे कि मैटर्स कौन कौन से हैं? तो डिस्कवरी कराना, इंस्पेक्शन कराना है, कोई भी पर्सन है उनके अटेंडेंस को इन्फोर्स कराना है, चाहे ये बैंकिंग कंपनी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑफिसर हो सकते हैं, और कंपेल करना उनको प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए, एविडेंस को ऑन एफिडेविट रिसीव करना, कमीशन इशू करना, कमीशन इशू किस चीज़ के लिए? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। सेकंड क्लॉज सिंपली कहती है कि जिन भी पर्सन्स को यहाँ पे सम्मन किया गया है दे शैल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन और थ्रू अथोराइज्ड एजेंट एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट एंड शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ अपॉन एनी सब्जेक्ट रेस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिन्ड और मेक स्टेटमेंट्स एंड प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड। तो कुछ खास नहीं बताया, बस ये है कि भाई आपको बुलाया गया है, सम्मन दिए गए हैं, तो आपको अटेंड करना होगा। अब बात आती है जो भी प्रोसीडिंग इस सेक्शन में हो रही है, सेक्शन 11 में, तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 और 228 ऑफ IPC। अब 11A बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी होंगी जैसे बैंक हो गए, कंपनीज होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे या इंटरमीडियरीज हैं जो रिपोर्ट करती है मैटर्स को, तो जो अब क्लोज 1 पढ़ते हैं, इसमें टोटल 5। क्लोज 1 कहती है एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स एंड द बेनिफिशियल ओनर। तो वो अपनी क्लाइंट्स जो हैं या बेनिफिशियल ओनर हैं उनको, उनकी आइडेंटिटी को क्या करेंगी? वेरीफाई करेगी। तो वेरिफिकेशन है आइडेंटिटी का बाय रिपोर्टिंग एंटिटी 11A में। ये ऐड होता है 2019 की अमेंडमेंट से। तो आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उससे इंसर्ट किया गया है ये क्लॉज सेक्शन 11A। तो जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है वो वेरीफाई करेंगी आइडेंटिटी जो है इनके क्लाइंट की और बेनिफिशियल ओनर की। कैसे? बाय ऑथेंटिकेशन से अंडर द आधार एक्ट 2016, ऑफलाइन वेरिफिकेशन से बाय आधार एक्ट 2016, बाय यूज़ ऑफ पासपोर्ट इशूड अंडर सेक्शन 4 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967, या फिर यूज़ ऑफ एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के द्वारा या मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन के द्वारा, क्योंकि आप देखते हैं जो वेरिफिकेशन होता है मोस्टली वो होता है आधार के बेस्ड पे, आइडेंटिटी का जो है तो वो आधार पे किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो इसको पूरा देख लेते हैं क्योंकि नहीं पता कौन सी क्लोज से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसमें दो प्रोविजो है, ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मे इफ सेटिस्फाई दैट जो रिपोर्टिंग एंटिटी है अदर दैन बैंकिंग कंपनी वो कंप्लाई कर रही है स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी का अंडर द आधार टारगेटेड डिलीवरी फाइनेंशियल अदर सब्सिडी बेनिफिट सर्विस एक्ट 2016 का, एंड इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू डू सो बाय नोटिफिकेशन परमिट सच एंटिटी टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन अंडर क्लोज A, तो परमिट कर देगी। फर्दर प्रोविजो बता रहा है कि जो भी नो नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजो फर्स्ट प्रोविजो शैल बी इशूड विदाउट कंसल्टेशन। तो जो UIAI जो रहती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनसे कंसल्ट किए बिना ये नोटिफिकेशन नहीं निकाली जाएगी फर्स्ट प्रोविजो वाली, क्योंकि वो वहाँ सेक्शन 11 के 1 में आधार एक्ट जो 2016 है उसमें बताया गया है। तो बेसिकली इतना याद रखना है 11A में वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी है। यहाँ पे चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में विल सी चैप्टर 4 जो डील करता है जो ये अभी हमने एंटिटी पढ़ी है ना इनकी ऑब्लिगेशन के बारे में, जो ये रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं इनका क्या इनकी ऑब्लिगेशंस रहेंगी। तो सेक्शन 12 है इसमें रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स 12A 12AA 13 14 15 तो 15 तक चैप्टर 4 में रहेगा। तो सेक्शन 12 to 15। तो थैंक यू, और अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।